हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका गंगा के पाठ 5, जिसमें मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर सा यात्रा वृतांत है, जिसका शीर्षक है आखिरी चट्टान तक। दोस्तों, यह मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है। सबसे पहले हम लोग यात्रा वृतांत का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस शीर्षक को समझते हुए इस पूरी यात्रा वृतांत का आनंद लेंगे। दोस्तों, यात्रा वृतांत का अर्थ होता है यात्रा के दौरान जो कुछ भी हमने देखा, महसूस किया, उसे एक कहानी की शैली में लिख देना, उसे यात्रा वृतांत कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं गए हैं, वहां आपने जाते समय, वहां रहते समय क्या क्या आपने देखा, किसने आपके मन को मोह लिया, आपको आकर्षित कर लिया और क्या आपने महसूस किया, उन सबको यदि आप बहुत ही सुंदर ढंग से कहानी के शैली में लिखते हैं, उसे कहा जाएगा यात्रा वृतांत। तो ये जो है आखिरी चट्टान तक, ये मोहन राकेश जी द्वारा रचित यात्रा वृतांत है। वो कन्याकुमारी से घूमने निकले हैं, कन्याकुमारी, और वहां पर उन्होंने बहुत कुछ देखा है और उन सब का वर्णन ही उन्होंने इस पाठ में किया है। इस पाठ को समझने से पहले ये बहुत जरूरी होगा कि हम लोग पहले लेखक के बारे में समझ लें। लेखक के जीवन परिचय से यदि आप परिचित नहीं होते हैं तो आप उनके द्वारा रचित कोई भी रचना को सही से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि किसी भी रचनाकार की अपनी शैली, अपनी जो उनका व्यक्तित्व है, वो सभी उनके पाठ में एक झलक के रूप में रहता ही है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मोहन राकेश जी के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। दोस्तों, मोहन राकेश जी हिंदी साहित्य के बहुमुखी रचनाकार में से माने जाते हैं। बहुमुखी मतलब उन्होंने एक क्षेत्र में कलम नहीं चलाई है। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, डायरी लेखन, यात्रा वृतांत, अनेक तरह की रचनाएं की है। दोस्तों, मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनका नाम है आषाढ़ का एक दिन। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस रचना है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल, क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, ये सभी इनकी बहुत ही फेमस फेमस रचनाएं हैं। दोस्तों, यदि कभी आपको मौका मिले तो जरूर इनकी इन रचनाओं को पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद मिलेगा। आपको पता है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो एक बात और, उनकी रचनाओं में भावों की गहराइयां, मतलब आपको बहुत इमोशन से भरे हुए रचनाएं मिलेगी और साथ ही साथ आधुनिक जीवन में जो जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो सभी आपको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। ऐसे महान लेखक का सन 1972 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष की आयु में, कहा जाता है कि जिनको भगवान बहुत प्यार करते, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनको भगवान की भी जरूरत होती है। भगवान ऐसे लोग को बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्दी उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। और सन 1972 को मात्र 48 वर्ष की अल्प आयु में, मतलब बहुत थोड़ी सी आयु में, इनका निधन हो गया। अब हम लोग इनके द्वारा रचित ये यात्रा वृतांत, जिसका शीर्षक है आखिरी चट्टान तक, हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आखिरी चट्टान तक ये पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि दो लेखक मोहन राकेश कन्याकुमारी घूमने गए हैं और वहां उन्होंने क्या क्या देखा है, उसका उन्होंने बहुत ही जीवंत वर्णन किया है। जीवंत वर्णन करने का अर्थ हुआ कि इस रचना को पढ़कर आपको लगेगा कि आप खुद वो सारे दृश्य को देख रहे हैं और वहां का आनंद ले रहे हैं, जैसा इन्होंने लिया। लेखक बताते हैं कि कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। मतलब वहां का जो सूर्योदय और सूर्यास्त का सीन होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाई तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। लेखक बताते हैं कि वो जिस होटल में ठहरे, उनका नाम था केप होटल, और वहां पर बाथ टैंक की जो बाई तरफ समुद्र के जो अंदर से उभरी हुई काली चट्टान, स्याह चट्टान का अर्थ होता है काली चट्टान, काली चट्टानों में से एक, उसी में से एक चट्टान पर वो खड़े होकर बहुत देर तक भारत की जो स्थल भाग की आखिरी चट्टान है, उनको वो देखते रहे कि आखिरी चट्टान कहाँ तक है। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीर चमक रही थी। पृष्ठभूमि मतलब पीछे की तरफ कन्याकुमारी के जो मंदिर है, उनकी लाल और सफेद लकीर वहां पर
वहां चमकती हुई दिखाई दे रही थी। और उस जगह पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान, जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहते हुए स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। समाधिस्थ का अर्थ होता है जो खुद भी ध्यान मग्न हो चुका हो, समाधि में मग्न हो चुका हो। मतलब एक चट्टान जो कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन तीनों ही संगम स्थल पर वो चट्टान मौजूद है। और उस चट्टान पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने समय में वहीं पर समाधि लगाई थी। और अभी वो चट्टान तीनों तरफ से पानी की मार को सहती है, क्योंकि तीन तरफ से वो समुद्र से घिरा है। और मार सहती हुई ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी समाधिस्थ हो चुकी है, समाधि में मग्न हो चुकी है, तपस्या में लीन हो चुकी है। कोई भी उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकता है। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे पास पास की स्याह की चट्टानों से टकरा रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी, और आसपास की जो काली चट्टानें थी, स्याह का अर्थ होता है काली, काली चट्टान थी, उन सब से वो टकरा रही थी। लेखक बताते हैं कि बलखाती लहरें, समुद्र की जो लहरें हैं, रास्ते के नुकीली चट्टानों को काटती हुई आती थी और उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मतलब वो लहरें जो थी वो चट्टानों के ऊपर जोर से टकरा कर और फिर वो वापस जाती थी। तो पानी की छोटी छोटी बूंदें वो चट्टानों के ऊपर ऊपर फैल जाती थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था कि कैसे शक्ति का विस्तार हो रहा है, या विस्तार की शक्ति है ये शक्ति का विस्तार है या विस्तार की शक्ति है। तीनों तरफ से क्षितिज पानी ही पानी था। क्षितिज का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? क्षितिज, जहां पर धरती और आकाश एक होता हुआ भ्रम प्रतीत होता है, उसे क्षितिज कहते हैं। कभी आप घर से बाहर निकलकर दूर के पेड़ को आप देखिएगा, ऊंची ऊंची पेड़ को, आपको ऐसा लगेगा जैसे जस्ट उसके ऊपर ही आसमान है। ये एक भ्रम है, ऐसा होता नहीं है। समुद्र में आप दूर तक ताकते रहेंगे, झांकते रहेंगे, तो आपको लगेगा जैसे बहुत दूर जाकर आकाश समुद्र से ही जाकर मिल गया है, जबकि ऐसा सच नहीं है। आप वहां भी जाएंगे तो वहां से भी आकाश उतना ही ऊंचा है। उस भ्रम का नाम ही क्षितिज है, कि तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। मतलब दूर दूर तक चारों तरफ पानी था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। हिंद महासागर के बारे में बताया गया कि वो सबसे ज्यादा दूर और सबसे ज्यादा गहरा जान पड़ता है। लगता है कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा। और मैं हूँ, एक जीवित व्यक्ति हूँ, दूर से आया यात्री, एक दर्शक हूँ, ये सब कुछ वो भूल गए। और दूर शांत खड़े, मात्र वो पानी की इस तरह से पत्थर से टकरा रही है, चट्टान से टकरा रही है, दूर दूर तक उसकी कोई सीमा नहीं दिख रही है, इसी में वो मग्न थे। वो पूरी तरह से खुद को भूल चुके थे। उस दृश्य के बीच में जैसा दृश्य एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। मतलब उस दृश्य के बीच में एक दृश्य और था जो कि देखने में बहुत सुंदर था, कि बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में एक छोटी सी चट्टान भी थी। जब उनको अपना होश आया तो उन्होंने देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में गिर गई। मतलब वो जिस चट्टान पर खड़े होकर वो सारे दृश्यों को देख रहे थे, जब वो वहां खड़े हुए तब तक वहां पानी नहीं थी, लेकिन वो तो खुद को भूल गए थे, दृश्य को देखने में पूरी तरह से मगन हो चुके थे। तो जब उनको होश आया तब वो देखते हैं कि वो जिस चट्टान पर खड़े हैं वो भी पानी में घिर चुका है। और मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक तरफ मैंने एक नजर फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टान पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। उनको होश आई तो उनका शरीर सिहर गया और वो जल्दी से उपाय ढूंढे कि कैसे उपाय मिलेगा निकलने का। तो सामने के जो और चट्टान थे जहां से सुरक्षित निकला जा सकता था, वो कूदते फांदते एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। आप जानते हैं सूर्यास्त किस दिशा में होता है? सूर्यास्त पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम की तरफ सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब सूर्यास्त होने की दृश्य की बात हो रही है। और वह सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा, मतलब वो पश्चिम की तरफ ही चलने लगे। दूर पश्चिमी तट के रेखा के एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूं। पीली रेत, आप तो जानते हैं कि बालू का रंग कैसा होता है? पीला। और
उस रेत का पूरा एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था उनको, तो उन्होंने सोचा कि वहां पर जाकर उस टीले पर खड़े होकर अब सूर्यास्त का दृश्य देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल मतलब बालू का पूरा ऊंची ऊंची चोटी, या कहे तो ऊंचा पहाड़। रेतीले पहाड़ी की बात हो रही है कि वहां पर बालू के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इस बारे में उन्होंने वहां पर पहुंचने के बाद से ही वहां के दृश्य लोगों से सुना था कि यहाँ पर रेत की ऊंची ऊंची चोटी है, पहाड़ है, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और यात्रियों की टोलियां उसी दिशा में जा रही थी जिस दिशा में सैंड हिल था, मतलब रेतीली पहाड़ियां थी। तो उन्होंने वहां पहुंचने के साथ ही उसकी चर्चा को सुन लिया था। तो सैंड हिल पर बहुत से लोग वो वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से बहुत सारे लोग थे। 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति, वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे। वहां पर गेस्ट हाउस था, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, और उनके जो बैरे थे, मतलब वहां के जो कर्मचारी थे, वो क्या कर रहे थे, वहां के जो कुछ थे जो गेस्ट हाउस से ही आए थे घूमने के लिए, उन लोगों को कॉफी पिला रहे थे। और उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठा था। और उतने तरह के लोग थे। आप जानते हैं कि समुद्र देखने के लिए देश के बहुत सारे हिस्से से लोग जाते हैं। उनके रहन सहन पहनावे बहुत अलग तरह के होते हैं। तो लेखक ने कहा कि वो जो भीड़ लगी हुई थी यात्रियों की, उन लोगों के होने के कारण और सैंड हिल रंगीन हो गई थी। मतलब वहां के लोगों का जो रहन सहन है वो तो अलग अलग टाइप का, रंग बिरंगा। तो सैंड हिल उनके कारण और रंगीन हो उठी थी। दोस्तों, लेखक वहां के जो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, वो किस तरह की उनकी वेशभूषा थी, थोड़ा सा उनका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कन्याकुमारी की सूर्यास्त को देखने के लिए उन लोगों ने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम 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 पहना था, मतलब रेशमी वस्त्र पहना था। और हवा समुद्र की तरफ उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। वो जिस तरीके से उनके कपड़े हिल रहे थे, कहने का अर्थ होता है समुद्र में जिस तरह से लहर उठती है, हवा उनके कपड़ों में भी लहरें उठा रही थी। कुछ युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई और उस पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरफ, जैसे उन लड़कियों को, जो लड़कियां वहां बैठी हुई थी, उनके जो रंग बिरंगे कपड़े थे, उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे कैनवस में एक तरफ पूरे छिटके हुए कुछ कुछ रंग के बिंदु के जैसे दिखाई देंगे, वैसे उन लड़कियों की वेशभूषा दिखाई दे रही थी। और उनसे कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु में, अब वो अपनी बात करेंगे, लड़कियां तो कितनी सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, बहुत सुंदर छिटके छिटके बिंदु जैसे लग रहे हैं। और उनसे दूर मैं वो जो खड़ा था, बिल्कुल रंगहीन बिंदु की तरह मैं खड़ा स्थिर खड़ा था। सैंड हिल से सामने, दोस्तों सैंड हिल का मतलब क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सैंड हिल का मतलब मैं बता चुकी हूँ। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सैंड हिल का मतलब क्या होता है। तो सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार को तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखे जा सके, इसके लिए मैं कुछ दूर सैंड हिल पर रुका और आगे उस टीले की तरफ चल दिया। वो कह रहे थे कि सूर्यास्त पूरी अच्छी तरीके से मुझे दिखाई दे, इसके लिए मैं कुछ देर तक वही सैंड हिल पर रुका और फिर एक टीले की तरफ चल दिया। टीले की तरफ क्यों गए? क्योंकि उनको लगा कि उससे आगे का टीला में उसे और अच्छे तरीके से मुझे दिखाई देगा। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां जब पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। मतलब एक टीला से दूसरा टीला ऊंचा दिखा, तो सोचे वहां चले जाते हैं और अच्छा दिखाई देगा। फिर वो अकेले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके आगे और भी ऊंचा टीला है। वो जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए और टांगे थक रही थी, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता था शायद अब एक ही टीला और है और उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आएगा। लेकिन जब वो एक का टीला एक पार करते थे तो उनको पता ही नहीं चलता था कि कहाँ तक जा रहा है। एक टीला खत्म हुआ, दूसरा टीला स्टार्ट, और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने आया और अंत में वो एक टीले पर पहुंचे जब उनको पश्चिमी का पूरा विस्तार वाला जो दृश्य है वो उनको देखने के लिए बहुत ही आसानी वाला जगह मिल गया। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि दूर तक रेत की एक लंबी ढलान थी
और जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का एक रास्ता हो, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से उतरने समुद्र में उतरने का एक रास्ता बनाया गया है। सूर्य तब तक पानी से थोड़ा ही ऊपर था, मतलब सूर्यास्त होने ही वाला था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। एक जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो, और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया, मतलब फतेह किया। उस चोटी पर मेरे से पहले मानो कोई पहुंचा ही ना हो। पीछे दाई तरफ दूर दूर हटकर मुझे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। वहां पर नारियल के बहुत सारे पेड़ थे। वो लेखक को देखने को मिल रहा था। वो जो देखने में जो दृश्य सुंदर था, उसकी सुंदरता का वर्णन वो यहाँ कर रहे हैं। गूंजती हुई तेज हवा से उसकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। आप जानते हैं कि नारियल की जो टहनियां होती है वो बहुत हल्के होते हैं, और हवा में आसानी से उसकी पूरी टहनियां झूमती है। तो वो टहनियां क्या हो रही थी, ऊपर 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 की तरफ उठती जा रही, झूमती जा रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई, जो सामने फैली रेत के कण के कारण बहुत सूखी, बीहड़ और वीरान दिखाई दे रही थी। वो सभी देखने में एक वीरान से लग रहे थे, पर वो भी सुंदर। और सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था, मतलब बिल्कुल सूर्यास्त करीब आ गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत का इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन सी हुई, हल्की उदासी से घिर आई। मतलब लेखक जो वहां पर नंगे पैर चल रहे थे, उनके पैरों की छाप रेत पर पड़ रही थी। और जब वो दूर तक पहुंचे, तब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि उनके रेत पर उनके पैरों के निशान बने हैं। उनको लग रहा है जैसे कि वो रेत उनके ही पैरों के निशान से पहली बार टूटा हो, मतलब पहली बार रेत पर उनके ही पैरों के निशान बने हो। ऐसा सभी को महसूस होता है। समुद्र के पास जाकर उनके जो बालू वहां रहते हैं, उनके साथ खेलने में जो कुछ भी करते हैं, उससे महसूस होता है कि यह काम सबसे पहले मैंने ही किया है। और इसके बाद उनके अंदर एक सिहरन सी उठी और एक हल्की सी उदासी छाई। किस बात की उदासी? उनको लगा जैसे कि रेत के बीच में उनके पैरों के कारण दरार पड़ा, जबकि ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, मतलब सूर्यास्त हो गया। पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना ढुल गया, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो जब पानी पर पड़ता है तो चमचम चमचम एक सुनहरी रोशनी निकलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे पानी में सोने के सिक्के खेल रहे हो। पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था, किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया, और कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था, वहां अब लहू बहने का दृश्य दिखाई देने लगा। कहने का अर्थ है दोस्तों, पानी में तो परछाई दिखाई देती है, जैसा रंग वैसा पानी में दिखाई देगा। तो सूर्योदय के समय पानी में आप देखेंगे तो उसका एक अलग ही रंग दिखाई देता है। दोपहर के समय अलग, सूर्यास्त होने के समय फिर अलग, और जब इसके कुछ देर बाद आप देखेंगे तो पानी में एक अलग ही दृश्य रहता है। तो जहां पर सूर्य की किरणें एकदम सोना उड़ेल रही थी, वहीं पर उसका रंग धीरे धीरे जल्दी जल्दी उसका रंग भी बदलता जा रहा था। और जो उसके रंग थे, जहां पर की एक सुनहली किरण दिखाई दे रही थी, वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे पानी लावे में डूबता जा रहा है, मतलब अंधकार में डूब रहा है। और धीरे धीरे वह डूब गया, और कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था, वहां पर अब लहू बहने लगा, मतलब पूरी तरह से लाल लाल दृश्य दिखाई देने लगा। और कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैजनी बैजनी से काला पड़ गया, और फिर एक बार मुड़कर दाई तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा के ऊपर उठी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर एक स्याही फैल गई थी, मतलब एक कालिमा छा गई थी। लेखक बताते हैं कि एक दूसरे से दूर खड़े जो झुरमुट हैं, वो एक स्याह पड़ गए थे, और लगातार जैसे अपना सिर ढूंढ रहे हैं, मतलब हवा जो तेज चल रही है वो तो कंटिन्यू हिल रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सिर ढूंढ रहे हैं और अपने हाथ पर पटक रहे हैं। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। वो कभी झाड़ झाकड़ को हिलते हुए देख रहे हैं, और कभी वो समुद्र की तरफ देख रहे हैं। अब उनको अचानक ख्याल आया कि मुझे यहाँ से लौटकर जाना भी है।
इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई, क्योंकि वो बहुत दूर आ चुके थे, अंधेरा हो चुका था। अब वो वापस कैसे जाएंगे? दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहां स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतने दूर से आकृतियों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत की कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार कर सकूंगा, क्योंकि वो तो लालच में एक के बाद एक टीले को पार कर करके आगे बढ़ते गए। अब वो डर रहे थे कि ये पूरी तरह से जो स्याह पड़ती जा रही है, कालीमा छाती जा रही है, क्या पूरा अंधेरा होने से पहले मैं इन सारे टीलों को पार करके वापस जा पाऊंगा? और कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी पर बढ़ा लगा, लेकिन उन्होंने उस तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन उनको फिर भी लगा कि नहीं, संभव नहीं है, लगता है मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगा। वो सोच पे पड़ जाते हैं। अब वो सोच रहे उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा, इसलिए सोचा बेहतर है कि नीचे समुद्र के तट से उतर जाओ, और तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। तो निर्णय उनको तुरंत करना था, ताकि वो किस रास्ते से वापस जाएंगे। रास्ता तो मिल नहीं रहा है, इसलिए वो तुरंत सोच विचार करने लगे कि आगे कैसे जाए और तुरंत डिसीजन लेकर यहाँ से निकल जाए। क्योंकि इन्हें निर्णय तुरंत करना था, इसलिए वो बिना सोचे रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गए। पर तट पर पहुंचकर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी भी किसी जगह पर रेत में नहीं देखे। कितने अनाम रंग, मतलब वो जो रेत का रंग था उसे नाम नहीं दिया जा सकता। अनाम का अर्थ होता है नाम नहीं दे सकते, उसके कैसे रंग थे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों की जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते हैं वे सब वहां थे, और उनके अतिरिक्त और भी वहां पर बहुत कुछ देखने को मिले। इतनी तरह के रेत को देखकर लेखक का मन बहुत खुश हुआ, और वो अलग अलग रंगों की रेत को अपने हाथों में लेकर देखते हैं, उसे मसल करके नीचे गिरा देते हैं, और जिन रंगों को हाथों से छू नहीं सके उन पर उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वो वहां पर कोई सामान लेकर नहीं गए थे। यह सोचकर फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम हो रही थी। दोस्तों, समुद्र की यह होती है कि उसकी लहरें हर समय आगे की ओर बढ़ती रहती है, और एक समय होती है वो तट के पूरे करीब पहुंचकर तट को भी अपने अंदर डुबा लेती है। फिर धीरे धीरे उसकी लहरें पीछे होती जाती है। जब उसकी लहरें बहुत तेज होकर आगे आगे बढ़ने लगे, तब इंसान को वहां पर सचेत होकर रहने की जरूरत है। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और एक लहर मेरे पैरों को भिगाकर जब चली गई तो सहसा मुझे महसूस हुआ कि अब खतरा मेरी ओर बढ़ रहा है, और मैं ये महसूस करते ही जल्दी जल्दी वहां से चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगी। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतार कर हाथ में ले लिया, और एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपने में लपेट लेने के लिए ही आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उस चट्टान से जाकर मैं टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच सी आ गई थी, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तो चली गई थी, उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था। पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया।
सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। लेखक जब वहां खतरे की आभास हुई और वो वहां से निकलने की सोच रहे थे, तो सभी तरफ रेत जो है सो काली पड़ती जा रही थी और उस पर पानी की लहरें दौड़ती जा रही थी। तो लेखक को संभल संभल कर चलने के अलावा कोई उपाय नहीं था। उनके मन में खतरा बढ़ता जा रहा था। तो वो क्या किए थे, बार बार लहरें जब उनके पैरों से टकरा टकरा के वापस जा रही थी, तो उन्होंने अपना जूता उतारकर अपने हाथों में ले लिया और एक ऊंची लहर से बचकर इस तरफ दौड़े, जैसे सचमुच उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो लहरें उनको ही अपने अंदर लपेट लाने के लिए पूरी तरह से बेताब है। और उसी समय सामने एक चट्टान थी और उन्होंने इस उस ख्याल से सामने की चट्टान को देखा नहीं और बहुत संभलने की कोशिश करने के बावजूद वो उस चट्टान से टकरा गए, जिसके कारण उनकी बाह में थोड़ी खरोच आई पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में फिर उतरना इनका आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर खुला पहुंचकर जैसे मेरे लेकिन जब वो वहां से निकलकर चट्टान के नोकों पर पैर रखकर वो जैसे वहां से बाहर निकले, ऊपर की तरफ गए, तो वो सीधा नीचे की तरफ जाने के बजाय और अधिक नीचे की तरफ से अधिक जाने के कारण वो लग रहा था कि ये रास्ता ही मेरे लिए ज्यादा सुरक्षित होगा। तो वो वहां से निकलकर बाहर निकले और ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचने पर उनको लगा जैसे कि उनके साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया हो। तो क्या मजाक हुआ उनके साथ? चट्टान के दूसरी तरफ जहां से वो भाग भाग कर पहुंच रहे थे, तो चट्टान की दूसरी तरफ वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि उस तरफ तट का एक खुला फैलाव है। मतलब बहुत बड़ा सा रास्ता है, लगभग 100 फुट का। और उसी जगह पर कितने ही लोग उस समय में भी टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से सारे डर निकल गए। और डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफी हल्का लगा, क्योंकि वो तो बहुत डरे हुए थे कि अंधेरा होने से पहले मैं बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं, पहुंच पाऊंगा कि नहीं, कैब होटल जा पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जब वो वहां से थोड़ी सी ही आगे निकलकर किसी तरह रास्ता बनाकर बाहर निकले, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर कितने ही लोग हैं जो टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ये देखकर वो हैरान हो गए और कम से कम उनके मन से जब डर दूर हो गया, तब वो खुद अपने मन में काफी हल्का महसूस करने लगे। और वो जब हल्का महसूस करने लगे तो वो खुद चट्टान से नीचे कूद गए। रात हुई, वो कैप होटल का लॉन में पहुंचे हैं। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियां। अब वो अपने लॉन से, होटल के लॉन से देख रहे हैं, उनको सामने हिंद महासागर की काटती हुई कुछ स्याह लकीरें, मतलब अंधकार, और पौधों की कुछ टहनियां दिखाई दे रही है। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी, ये सब उनको होटल के लॉन से देखने को मिल रहा है। फिर सूर्योदय हुआ और कह रहे हैं कि हम 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। मतलब जहां पर बैठकर विवेकानंद जी ने समाधि लगाई थी, उस चट्टान का नाम ही है विवेकानंद चट्टान। चट्टान तट से 100 सवा 100 गज आगे समुद्र के बीच जाकर है, वहां जहां बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है। मेरे अलावा कन्याकुमारी के 3 युवक थे, जिनमें से एक ग्रेजुएट था। 4 मल्लाह थे, मल्लाह जो नाव चलाते हैं, जो एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहां लाए थे। नाव एक थी नाव क्या थी, एक रबड़ पेड़ के 3 तनों को एक साथ जोड़ लिया गया, बस इसी को नाव बनाया गया था। नीचे की नुकीली चट्टानों और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्लाह नाव को उस तरफ ले जा रहा था। तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उतनी देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की। मतलब वो जब उसी नाव से मुख्य लहर की तरफ जा रहे थे, जहां से तेज लहर आ रही थी, तो लेखक है उनको डर तो लग ही रहा था। वो अपनी चेतना को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश कर रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह का दृश्य और देखने को मिलता है। वो अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और एक दिखावटी उदासीनता से वो ढककर रखे हुए थे, ये लोग समझे ना कि हम भी डर रहे हैं। पर जब चट्टान पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों से नीचे उतर गया। मतलब उनके डर गायब हो गए। अब उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया, क्योंकि वहां पर बैठे हुए भी वे हल्का हल्का कांप रहे थे।
ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम तो 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहां फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। मतलब शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं। इतनी ज्यादा बेरोजगारी कि वहां लोग पढ़ लिख कर भी चुपचाप बैठकर समय बिताते हैं। नौकरियों के वो अवसर आए तो अर्जियां दे दी, मिला तो काम किए, नहीं तो बैठकर समय बिताएंगे, गप्पे हाँकेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे। इस तरह का हाल है। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। ये बात वो व्यक्ति कह रहा था। इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहां से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुदा मुंह में डाल दिया। समुद्र में जो सीपी मिलते हैं, ये लोग उसको तोड़कर उसमें जो गुदा निकलता है उसे खाने का काम करते हैं। ये उन लोगों को जानकारी है इसमें से कौन सी चीजें हैं जो खाने की चीजें होती है। हम लोग को तो जानकारी नहीं है। हम लोग को अगर वो दे भी दिया जाए तो शायद हम लोग खा भी ना पाए। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की ओट से सूर्य उदित हो रहा था। अब सूर्योदय का सीन दिखाया जा रहा है कि पानी और आकाश के बीच से रंग झिलमिलाया हुआ रंग छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की ओट से, मतलब उसके हाथ से, उसके गैप से सूर्य उदित हो रहा था, उदय हो रहा था। और घाट पर बहुत सारे लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्रित हुए थे, मतलब जमा हुए थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफी पिला रहे थे। उनका काम था सुबह शाम कॉफी पिलाना। शाम के सीन में भी हम लोगों ने पढ़ा कि वो कॉफी पिलाने आए थे। दो स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखा रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। मालाओं का मोलतोल और अपने बायनाक्यूलर्स सूर्य दर्शन। दोस्तों, बायनाक्यूलर्स का अर्थ होता है दूरबीन। मतलब दूर से बैठकर कोई सीन देखने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। वो औरतें बैठकर मालाएं भी बेच रही है और साथ ही साथ अपनी दूरबीन से सूर्य दर्शन भी कर रही है। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। मतलब कडल काक का अर्थ एक कौवे की प्रजाति है, जो कि कौवे में ये एक अलग टाइप के होते हैं। वहां की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेला। मतलब वो लोग जो अपना आसपास खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, उनको इन सब चीजों से क्या मतलब है, वहां क्या बेकारी है और क्या विशेषता है, इससे उसको मतलब नहीं है। उसे तो बस पानी में मोती मिल रहे हैं या कोई कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं, उसे चुगने से मतलब है। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवारों के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नाव के पाल और कडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। मतलब नाव के किनारे के बीच हल्की धूप में कई नाव एक साथ खड़े थे और नाव के जो पाल होते हैं, मतलब उसके जो डंडे होते हैं जिससे नाव को हाँका जाता है, चलाया जाता है, वो और कडल काक के जो पंख होते हैं वो एक समान चमक दे रहे थे। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था। लेखक अभी भी वही काम कर रहे हैं, बैठकर समुद्र के इस पार उस पार क्या दूरी है वो नापने में लगे हुए थे और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। अब उनको वापस भी तो जाना था। बस का टाइम क्या है वो अपने मन में दोहरा रहे थे कि तीसरी बस 9:40 पर, चौथी बस इतने बजे। ये सभी चीजों को वो मन में रिपीट किए जा रहे थे और बैठे बैठे समुद्र में इस पार से उस पार का दृश्य देख रहे थे, वहां की दूरी नापने की कोशिश कर रहे थे, जो कि संभव नहीं था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पाठ, आखिरी चट्टान तक, जो हमने पढ़ा मोहन राकेश जी के द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत। मैंने पाठ पढ़ाने के समय आप लोगों को ये बताया भी और साथ ही साथ हमने प्रश्न भी किया कि सैंडहिल का मतलब क्या होता है। इसका जवाब बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा दिया है। सैंडहिल का मतलब होता है रेतीला पहाड़। तो आप लोगों ने इस तरह के जवाब देकर मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि आप लोगों को, आप लोग ध्यान से सुन रहे थे। और इसके साथ ही आप लोगों को इसके बाद वाला वीडियो मैं दूंगी जो कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर से संबंधित होगा।
आप लोगों के पाठ्य पुस्तिका में जितने भी चैप्टर है उन सबके वीडियो बनाए जा चुके हैं और जो बचा प्रश्न उत्तर उनके वीडियो एक एक करके मैं आप सबको दूंगी। आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपने जानने वाले जितने हैं उनके साथ शेयर करें ताकि आप लोग ताकि वो लोग भी इस वीडियो को सुनकर लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अब मैं अगले पार्ट का वीडियो बनाकर बहुत जल्द आप लोगों को दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।